वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवन्थ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ के साइंस और मैथ के जो वन शॉट है वो बनाए जाते हैं। हमारे वन शॉट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर वन शॉट पढ़ाते हैं। यानी पूरे साल भर आपने पढ़ाई की है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि आपके इस चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो उन्हीं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर हम वन शॉट बनाते हैं और इसमें से फ्रेंड्स आपको 90% से भी ज़्यादा सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आप ज़रूर जुड़े। तो चैप्टर 3 का वन शॉट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सवाल है स्टार्ट हो रहा है वो अपने पास में ये है। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित किया गया है। देखो, इसे अपन सारणीबद्ध कर रहे हैं, हालांकि अपने किताब के अंदर जो ये प्रश्न है वो सारणीबद्ध नहीं है। तो सारणीबद्ध करते कैसे हैं? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या है, प्राप्तांक है। तो एक लिस्ट अपन प्राप्तांक की बना रहे हैं। अब ये जो प्राप्तांक है ना, ये जो भी आप आंकड़े देख रहे हैं वो 1 से लगाकर 9 तक की गिनती में है। तो देखो, प्राप्तांक लिख कर हमने यहाँ से 1 से 9 तक की गिनती लिख दी। उसके बाद 2 कॉलम आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला कॉलम है मिलान चिन्ह का और दूसरा है बारंबारता का। तो मिलान चिन्ह इस तरह से होते हैं, 1 2 3 4 और 5वां इस तरह से होता है। फिर छठा होगा तो वो एक ऐसे होगा, 7वां 8वां 9वां और फिर 10वां। यानी अब 5 तक मैक्सिमम ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप छठा लेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइन लेनी पड़ेगी। अब देखिए, इसमें हो क्या रहा है। बारंबारता का मतलब ये रहता है कि ये जो 1 है वो कितनी बार आ रहा है। तो वो 1 देखो, इन आंकड़ों में 1 ही बार आ रहा है। उसी तरह देखो, ये 5 बार जो है ना, 5 बार आ रहा है। जैसे अगर आप यहाँ से गिनना चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 5 जो है वो 5 बार आ रहा है, इसलिए उसकी बारंबारता 5 है। और उसके लिए जो लाइन इस्तेमाल की जा रही है वो कुछ इस तरह से है, जैसे आपको दिख रही है। तो इसको आपको सारणीबद्ध करना आना चाहिए। जो भी कैटेगरी होती है क्वेश्चन के अंदर, पहले आप उस कैटेगरी को यहाँ पर लिखते हैं, जैसे प्राप्तांक है। उसके बाद मिलान चिन्ह और बारंबारता याद रखें। अब जो अंक जितनी बार आ रहा है उसकी उतनी बारंबारता है, और मिलान चिन्ह तो आपको टैली जो चिन्ह है ये लगाने आते ही हैं। तो ये इस तरह से देखो, यहाँ पर हमारे पास में ये पूरी सारणी तैयार हो चुकी है। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो यहाँ पर इसका आंसर अपन दे सकते हैं, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। यहाँ पर 1 से 9 तक की गिनती में सबसे बड़ा जो अंक होता है वो 9 होता है। सबसे छोटा अंक कौन सा है? यहाँ पर 1 है। अब देखिए, इसका परिसर ज्ञात करो। परिसर का मतलब होता है सबसे उच्चतम अंक माइनस सबसे न्यूनतम अंक। यानी सबसे बड़ा अंक में से सबसे छोटा अंक घटाएंगे तो परिसर प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा? 9 है। छोटा कौन सा है? 1 है। 9 - 1 8 आंसर आ गया। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है माध्य ज्ञात करना, क्योंकि ये सवाल लगभग फिक्स है, आपको टीचर देंगे ही देंगे। अब देखिए, माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योगफल बट्टा आंकड़ों की संख्या। यानी जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी प्राप्तांक हैं, उन सब को जोड़ो और फिर जो इनका योग है उसमें उन सभी का भाग दे दो। अब ये टोटल कितने आंकड़े थे? तो टोटल ये 20 आंकड़े हैं, क्योंकि जब इनकी काउंटिंग करते हैं ना, ये देखो आप इस तरह से, ये सभी क्या है? आंकड़े हैं। तो इन सबको जोड़ना है और फिर ये जितनी संख्या में है, यानी कितने टोटल, इनको जब आप गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 20 हो जाएंगे। और इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी इन सभी आंकड़ों के बीच में प्लस का निशान लगाना है। तो देखो, इस तरह से इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर रखा है। सभी आंकड़ों का योगफल किया जा रहा है, जो कि आ रहा है 100, और ये टोटल कितने आंकड़े थे? 20 थे। तो सूत्र आप याद रखना, आंकड़ों का योगफल बट्टा आंकड़ों की संख्या, या राशियों का योगफल बट्टा राशियों की संख्या, या प्रेक्षणों का योगफल बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। ये माध्य बिल्कुल औसत के बराबर ही होता है। तो जैसे ही भाग देंगे 5 इसका आंसर आएगा। तो माध्य हो गया, बहुलक हो गया, आपको ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से लगाकर अनंत तक स्टार्ट होती है, यानी 0 से अनंत तक चलती है। और प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक चलती है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 1 2 3 और 4। ये 5 क्या है? पूर्ण संख्या प्रथम। तो इनका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? इन सभी को जोड़ेंगे और ये टोटल कितने हैं? 5 है, तो इनका भाग लगा देंगे। तो देखो, इनको जोड़ा जा रहा है, 10 आ रहा है ऊपर इसका योगफल। टोटल ये 5 है, 5 दूनी आ जाएगा 10। उसी तरह देखो, नीचे भी ये माध्य रण ज्ञात करना है। तो वही सिंपल स्टेप है, सबको जोड़ के जितनी संख्या उसका भाग दे दो। ऊपर पहले से लिखा है कि 8 बार है, तो 8 का ही भाग दे रहे हैं, और गिनोगे तो भी 8 ही आएगा। टोटल इसका योगफल हो जाएगा 400। 400 में 8 का भाग लगेगा, आ जाएगा 50।
तो ये माध्य ज्ञात करना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है और सिंपल भी बात होती है। अब माध्य के बाद में हमारे पास में आता है बहुलक और माध्यक। अब देखिए बहुलक भी बहुत सिंपल है, यानी आंकड़ों के अंदर जो चीज़ ज़्यादा बार आ रही है ना, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक बन जाएगा। और माध्यक के लिए थोड़ा सा नियम अलग है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ माध्यक किस तरह से ज्ञात होता है। तो सबसे पहले आप इसका आंसर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें बहुलक क्या है, जो संख्या ज़्यादा बार आ रही है वो इसका बहुलक हो जाएगी। तो आप इसका बहुलक देख सकते हैं, जैसे देखो 43 बार बार रिपीट हो रहा है, 43 और 38 ये ज़्यादा संख्या में रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें दो बहुलक है, ठीक है ना। देखो ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ज़्यादा बार आ रहा है तो 1 2 3, ये 3 बार आ गया, और वो भी 3 बार ही आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 3 और ये 4, ठीक है ना। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, अपने पास में बहुलक हो जाएगा ये 43, क्योंकि देखो 43 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 43 आ रहा है 4 बार, और 38 आ रहा है 3 बार। तो जो ज़्यादा बार आ रहा है वो होगा सबसे बड़ा बहुलक, यानी इसका जो बहुलक होता है वो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब हमें इसका माध्यक याद करना। माध्यक का मतलब रहता है कि सभी आंकड़ों को आपको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में जमा देना है। तो इसमें अपन आरोही क्रम में जमा रहे हैं। आरोही का मतलब हो गया छोटे से बड़े की ओर। जैसे देखो ये आंकड़े जो ना अस्त व्यस्त हैं, किसी भी व्यवस्थित क्रम में नहीं है, तो आप इसको पहले आरोही क्रम में जमा दो। आरोही क्रम में जमाओगे छोटे से बड़े की ओर। तो देखो सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा था, 32 था, फिर उसके बाद बड़ा 35 36, ऐसे देखो सारे आंकड़ों को अपन क्या कर रहे हैं, आरोही क्रम में जमा रहे हैं। उसके बाद देखो क्या है कि इनकी संख्याओं को आपको गिनना पड़ेगा। अगर ये सम संख्या में तो उसका रूल्स अलग होता है। अगर ये आंकड़े जैसे आप गिन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 15 क्या विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी जितना n है, n कितना अपने पास में 15 है, टोटल 15 आंकड़े हैं, यानी 15 + 1/2, 15 और 1 हो जाएगा 16, 16/2 भाग लगा दीजिए, 2 8 16, यानी जो 8वां फ्रैक्शन है वो हमारा बहुलक है। तो देखो इसमें से गिनो 8वां फ्रैक्शन कौन सा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां फ्रैक्शन कौन सा हमारे पास में, ये है 40। तो 40 का क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। सिंपल स्टेप पे वापस समझा देते हैं। माध्यक के अंदर क्या करो, जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको आपको आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में जमाने के बाद उन सबको गिनना है। अगर वो विषम संख्या आ रही है तो उसका फॉर्मूला है n+1/2। अब n मतलब हो गया जितने भी आंकड़े हैं, कितने आंकड़े थे, 15 आंकड़े थे, तो 15 + 1, क्योंकि सूत्र के हिसाब चल रहे हैं, तो 15 और 1 हो जाएगा 16, 16/2 करेंगे आ जाएगा 8। तो जो 8वां फ्रैक्शन है, अब इसको काउंट कर लेना, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 8, 8वां फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगला सवाल है, वापस इसमें यही बहुलक पूछ रहा है, यही माध्यक पूछ रहा है। तो ये तरीका आपको पता लग गया। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो देखो 12 12 13 13 14 14, देखो 14 3 बार आ रहा है, तो जो सर्वाधिक बार आता है वो अपना क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो बहुलक दिख रहा है यहाँ पर। अब इसकी काउंटिंग करो एक बार, ये क्या है, सम संख्या है विषम संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1/2। अब ये 9 थी, तो 9 + 1/2, 9 और 1 हो जाएगा 10, 10/2 करो आ जाएगा 5, यानी जो 5वां फ्रैक्शन है वो हमारा क्या है, माध्यक है। तो चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5वां क्या 14 है। तो इसका दोनों का आंसर सेम है, बहुलक भी इसमें 14 ही है और माध्यक भी इसमें 14 ही है। अगला सवाल है सत्य असत्य का। बताइए कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तो देखो ये कह रहा है कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो बिल्कुल एक संख्या होती है ना, आंकड़ों में एक ही संख्या बहुलक हो सकती है। जैसे 14 निकला तो 14 ही बता रहे हैं, तो बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य इसका आंसर होगा। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है, नहीं। माध्य के अंदर जब हम योगफल करते हैं, भाग लगाते हैं, तो उन दिए गए आंकड़ों में से कोई भी आंकड़ा मैच नहीं करता है, ये जरूरी नहीं है ना, ये तो असत्य हो गया। माध्यक आंकड़ों में से एक संख्या होती है, बिल्कुल कंफर्म बात है। माध्यक बीच में से हम किसी संख्या को निकाल रहे हैं, चाहे माध्यक हो चाहे बहुलक हो, वो आंकड़ों में से ही एक संख्या प्राप्त होती है, तो ये सत्य है। आंकड़ों का माध्य 9 है, तो देखो इसका माध्य 9 नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम इनको जोड़ते हैं, क्योंकि माध्य क्या होता है, सबका जोड़ना
और उसमें भाग लगा देना। जैसे देखो 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9, इन सबको जोड़ के जब आप भाग दोगे, किसका भाग दोगे, जितनी ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग दोगे तो ये 9 नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो गया। पहले आप करके देख लेना, ये आपके ऊपर है। अब अगला सवाल अपने पास क्या है, दंड आलेख है। अपने पास 2 दंड आलेख है, 2 ग्राफ के सवाल है। एक में क्या होता है, एक सिंपल दंड आलेख होता है जिसमें एक ग्राफ पर एक ही इन्फॉर्मेशन को दर्शाते हैं ऐसे गैप कर करके, और एक होता है दोहरा दंड आलेख जिसमें क्या होता है, दो इन्फॉर्मेशन को, 2 सूचनाओं को एक ही ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होता है, चिपक चिपक के ऐसे ग्राफ बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा, यानी 2 चीज़ों का ग्राफ एक साथ बनता है। तो देखो हमारे पास क्या है, इसमें साफ साफ लिखा है कि एक दंड आलेख बनाइए। तो एक दंड आलेख के अंदर क्या होगा, अब आलेख कैसे बनाते हैं, आलेख में ये 2 लाइनें होती है एक्स और वाई की। देखो जो ऊपर वाला कॉलम होता है वो हमेशा एक्स का होता है, जैसे ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। तो ऊपर वाले कॉलम में क्या कक्षा है, तो ये कक्षा जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं है, ये इस एक्स एक्स पे आएगी। उसके बाद जो विद्यार्थियों की संख्या है ये वाई एक्स पे चली जाएगी। लेकिन इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें आपको ऐसा एक पैमाना लेना है कि ये सारी संख्या सेट हो जाए। जैसे देखो इसमें क्या है, 80 सबसे छोटा है और 135 क्या है, सबसे बड़ा है। अब आपको कोई ऐसा पहाड़ा मैच करवाना है, कोई ऐसी टेबल होनी चाहिए अपने पास में जिसका पहाड़ा सेट करके, जैसे देख कैसे, जैसे गैप हो जाएगा ना 20 40 60, इस तरह से गैप होना चाहिए। तो देखो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखो हम यहाँ पर पैमाना क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लो। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ लिखनी है। सबसे पहले जो कक्षा थी ना 5वीं, फिर 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, ये यहाँ पर कक्षा आ जाएगी। हिंदी में लिखना, ठीक है ना आप, मैं तो ऐसे ही गणित में लिख रहा हूँ। और इधर क्या पैमाना है, पैमाना का मतलब हो गया कि आप एक इकाई में कितने भाग ले रहे हैं। तो देखो हम कौन सा पहाड़ा ले रहे हैं, 20-20 का पहाड़ा चल रहा है, देखो आप। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि 1 इकाई बराबर 20 भाग। क्या लिखोगे आप, 1 इकाई बराबर 20 भाग। अगर आप 30 लेते हो तो 30 भाग इस्तेमाल करते हैं, यानी इस एक इकाई के अंदर आप 20 भाग ले रहे हैं, फिर अगली इकाई में और 20 भाग ले रहे हैं। तो 20-20 भागों का इस्तेमाल करके आप इस ग्राफ को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जो संख्या है, जैसे उस सारणी के अंदर 135 है, तो 135 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल 140 और 120 के बीच में आएगा, और 140 के बिल्कुल करीब आएगा। तो देखो ऐसे एक है ना आलेख तैयार हो गया इस तरह से। ऐसे आपको ग्राफ खड़े करने हैं, जो भी जिसकी संख्या है। जैसे 6ठी क्लास की संख्या 120 है, यानी 6ठी क्लास में 120 बच्चे हैं, 7वीं के अंदर 100 बच्चे हैं, है ना। इस तरह से उस ग्राफ का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है एक ग्राफ, एक दंड आलेख ग्राफ बनाना बहुत सिंपल होता है। तो आप इन नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। वही तरीका, सबसे पहले आप एक्स एक्स बनाएंगे, फिर आप वाई एक्स बनाएंगे। पहले कॉलम की सारी संख्या यहाँ पर, यानी जो हिंदी में लिखी हुई है ना 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, फिर इनके गैप चलने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 20 का पार्ट लिया आपने, ऐसे कर करके अपने को 160 तक हमने ले लिया। फिर हमारे पास में 5वीं क्लास के लिए ऐसा स्तंभ तैयार हो गया, है ना। ऐसा ग्राफ तैयार करना आपको आता है, लेकिन गैप से होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार स्केल चुनेंगे, यानी वही चीज़ होगी, यानी आप कैसी स्केल चुनेंगे, कैसा पैमाना चुनेंगे। तो एक इकाई में अपने कितने भाग इस्तेमाल कर रहे हैं, 20 भाग इस्तेमाल कर रहे हैं, 20 विद्यार्थियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम है और किस में न्यूनतम है। तो अधिकतम का मतलब हो गया जिसमें ज़्यादातर आंकड़ा क्या दिख रहा है, 135 दिख रहा है आपको 5वीं क्लास में, और सबसे कम कहाँ पे, 10वीं के अंदर। तो इसका आंसर सिंपल है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। तो 6 का पहले बोल रहा है, 8 का बाद में बोल रहा है। तो 6 के जितने भी विद्यार्थी 120 है, और 8 के कितने विद्यार्थी 100 है, तो इसको 100 को नहीं चलाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा दोनों में जा रहा है, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, 6:5 हो जाएगा। तो 6:5 अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, कोई ज़्यादा भारी संख्या भारी चीज़ नहीं है। और ध्यान रखिए कि सारे जो ग्राफ बनेंगे ना वो बराबर की दूरी पे बनने चाहिए, बराबर के गैप पे बनने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई आगे है कोई पीछे है। अब देखो अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, दोहरा दंड आलेख बनाना है, यानी एक ही ग्राफ पे 2 इन्फॉर्मेशन दर्शानी है। तो देखो पहला कॉलम तो हमेशा एक्स एक्स का रहेगा दोहरे दंड आलेख में, यानी क्या लिखा है, विषय लिखा ना, तो विषय हमेशा किस पे जाएगा, आपके एक्स एक्स पे जाएगा। यानी देखो अंग्रेजी हिंदी गणित विज्ञान सामाजिक, ये सब कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। कितने कॉलम में, 5 है ना, तो ये अपना अंग्रेजी का हो गया,
ये अपना हिंदी का हो गया, ये गणित का हो गया, ये विज्ञान का हो गया और ये सामाजिक विज्ञान का हो गया। तो यहाँ पर आप हिंदी में लाइन लिख देना, ठीक है ना, ऐसे गणित विज्ञान जो भी चल रहा है। उसके बाद देखो आपको वाई एक्स पे 2 संख्या दर्शानी है, 2 इन्फॉर्मेशन दर्शानी है। तो इसमें आपको एक काम करना है, इसमें वही चीज़ है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक कौन सा दिख रहा है, 63 दिख रहा है। और यहाँ पे सबसे छोटा अंक कौन सा दिख रहा है, 65 दिख रहा है। और सबसे बड़ा यहाँ पर 75 है, और सॉरी यहाँ पर 95 है, और ऊपर है 88। तो कोई ऐसा पहाड़ा आपको सेट करना पड़ेगा कि ये सारी संख्या यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, यानी आपको ऐसे 5-6 कॉलम तैयार करना है जिससे ये सारे जो मान है ना गणित के वो इधर शिफ्ट हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप प्रथम स्तर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ है, 2 स्तर के लिए हो रहा है, पहले टेस्ट के लिए और दूसरे टेस्ट के लिए। तो पहले इन्फॉर्मेशन आप कैसे दर्शाएंगे, जैसे पहले मान लीजिए 67 हमारा यहाँ पे आ रहा है इसके लिए, और 70 आ रहा है इसके लिए। तो इससे चिपकता हुआ ही ग्राफ इसके ऊपर चला जाएगा। दोनों को अलग अलग दर्शाना है तो या तो कलर कर दो या फिर आप एक को ऐसे कर दो, ठीक है ना। तो देखो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अपना ये ग्राफ इस तरह से तैयार होगा, ठीक है ना। यानी देखो 2 खड़े खड़े जो है ना स्तंभ वो ऐसे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर पार्ट अपन 10-10 के ले रहे हैं क्योंकि गिनती चल रही है, सिंपल दिख रहा है। 10, 20, 30, 40 से ही अपना पूरा कवर हो जाएगा, 100 तक के मान में सारा मान कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर पैमाना क्या ले रहे हैं आप, 1 इकाई में क्या ले रहे हैं, 10 अंक ले रहे हैं ना आप, क्योंकि ये अंक है। तो 1 इकाई में आप 10-10 अंकों लेकर इसको भर रहे हैं। तो 67 था इसका तो, और इसका था 70। तो देखो एक का ग्राफ नीला तैयार हो गया, एक का अपने पास में से मैरून तैयार हो गया। तो ये प्रथम के लिए आप यहाँ पर संकेत भी दे सकते हैं कि प्रथम के लिए आप नीला इस्तेमाल कर रहे हैं और द्वितीय के लिए आप ऐसा मैरून इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो ये होता है दोहरा डंडा लेख, और इसमें से कुछ सवाल पूछे गए जिसे आप बिल्कुल आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से हमारा जो ये वन शॉट है वो कवर हो जाता है 17-18 मिनट के अंदर, क्योंकि मेरे को सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताने थे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इससे आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।